नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। वेल्थ क्रिएशन सिर्फ सेविंग्स ही नहीं बल्कि स्मार्ट सेविंग स्ट्रैटेजी भी है और आजकल की स्मार्ट जनरेशन यानी जेन ज़ी ये बात अच्छे से जानती है। इसलिए आज हम अपने शो में बताएंगे वेल्थ क्रिएशन के 10 मंत्र जो बना सकते हैं एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन, जिससे जेन ज़ी निवेशक वॉलेटाइल मार्केट में भी रह पाएंगे स्टेबल और महंगाई को दे पाएंगे मात। साथ ही अपने रिटायरमेंट तक की पक्की प्लानिंग की भी उनके लिए बन सकती है गारंटी। और इसी मंत्र को हमारे साथ बताने के लिए दो खास एक्सपर्ट्स आज शो में शामिल हो चुके हैं। स्वागत करते हैं, हमारे साथ है व्हाइट ओक कैपिटल एएमसी के सीईओ रमेश मंत्री सर और ऑप्टिमम मनी के एमडी पंकज मटपाल जी। दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत है आज हमारे साथ मनी गुरु में शो में शामिल होने के लिए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन है ये जेन ज़ीज को लेकर, क्योंकि आजकल इनके चर्चे बहुत ज़्यादा है। रमेश सर, अगर सबसे पहले आपसे हम शुरुआत करें और समझे ये जो एक नई जो एक पीढ़ी है जो आने वाले टाइम में पूरे फाइनेंशियल लैंडस्केप को एक तरीके से हम कह सकते हैं बदलने का मादा रखती है या रूल करने के लिए तैयार है। ऐसे जेनजीज का निवेश ट्रेंड सर आपने पिछले कुछ सालों से अब तक क्या नोटिस किया है? क्योंकि आपका जो लगभग 2 डेकेड से भी ज़्यादा का जो अनुभव है, आपने मिलेनियल्स को भी इन्वेस्टमेंट करते देखा है, उससे पहले भी एक ट्रेंड आपने समझा ज़रूर होगा। ये जेनजीज का निवेश ट्रेंड आपको कैसा लग रहा है? ये एज इन्वेस्टर्स कैसे हैं? थैंक यू स्वाति मैम। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यंग एज पे सब लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। सब लोगों में कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है और समझ कम होती है। दैट इज़ द फर्स्ट रूल, और हमने भी अपनी एज पे ये सब किया हुआ है, राइट? तो आप पहले बहुत कुछ खुद करते हो, बिलीव करते हो कि मैं दुनिया बदल दूंगा, राइट? तो ये आप खुद बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो। एक फिर जिंदगी में एक लर्निंग कर्व आती है, एंड बाय द वे हम सब गलतियों से ही सीखते हैं। सही डिसीजन से तो हम और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ये एक लर्निंग कर्व हर जनरेशन गो थ्रू करता है। द एडवांटेज इस जनरेशन को है जो पिछले जनरेशन को, हमारे जनरेशन पे नहीं थी इस एज पे, कि इन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई लेवल की है अभी। मतलब वेदर इट इज dedicated channels like this, websites, videos, books, so there is a lot of good quality content and guidance available, and प्रोडक्ट का भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया है। देखिए, हमारे टाइम में तो बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट ऑप्शन होते थे, अब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। सो दैट इज द रियल बिग चेंज। अदरवाइज एवरी जनरेशन एट द यंग एज फील्स दैट हम सब कुछ हैं, हमें सब आता है, and they also try to do different things from the previous generation, and then of course गलतियां होती है, आप सीखते हो, और फिर अक्सर every generation ends up learning the same mistakes, learning from the same, more or less the same mistakes. बिल्कुल सर। तो आज की जो जनरेशन है वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, क्योंकि जो जैसा आपने बताया कि जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज इतने सारे हो गए हैं। हम पहले एक टाइम की बात करते थे, कुछ क्रेडिबल सोर्सेज ही थे, वहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेते थे, लेकिन अब तो बाढ़ सी आ गई है। लेकिन पंकज जी, आपको लगता है कि ये जो एक वरदान है इंफॉर्मेशन का, से लेकर टू मच इंफॉर्मेशन तक, क्या ये कई बार वरदान अभिशाप भी बन जाता है? क्योंकि आप आइडेंटिफाई, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सही है या कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा स्वाति जी आपने, जो भी रमेश सर बता रहे थे कि इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है, और दूसरी बात आपके पास में चॉइसेस भी बहुत सारी हैं। पहले जैसा नहीं है कि आपके पास कुछ ही चॉइस थी, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर दिया, फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया, कुछ लोग इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करते थे। आज की तारीख में आपके पास में एक तो असेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने की चॉइसेस बहुत ज्यादा है, और विद इन एसेट क्लास भी बात करें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हैं। तो जो आपने कहा अभी कि जब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है तो उसे फिल्टर करना और सही इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या सही है, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन ऐसे में मैं एक बात कहूंगा कि जो हम जो की बात कर रहे हैं जेन जी की, और जेन जी बहुत स्मार्ट है, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले में वो टेक सेवी हैं, चीजों को सही तरीके से करना जानते हैं, लॉजिक्स का यूज करते हैं। तो इसके लिए यदि वो थोड़ा सा सोच समझ कर करेंगे कि उनको ये मालूम है कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल है,
लेकिन अपना वो जो मैंने कहा कि स्मार्ट है, वो स्मार्टनेस को यूज़ करके वाइज़ली डिसीज़न लेंगे, तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म की जो ज़रूरत है, उन्हें भी पूरी कर सकते हैं। बट यही ज़रूरी है कि पेशेंस के साथ, समझ के साथ उन्हें निवेश करना हो। पेशेंस, अनुशासन, डिसिप्लिन, धैर्य, धीरज, चाहे कुछ भी कहें, वो किसी भी जनरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट में बेहद ज़रूरी है। अब हम क्योंकि बात कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन के मंत्राज की, मैं रमेश सर आपसे सबसे पहले समझना चाहती हूँ, जो एक जेनजी हैं, जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, या जो फाइनेंशियल मार्केट्स में अभी कदम रख रहे हैं, या जो पिछले 5 साल में जिन्होंने इस बाज़ार को एक्सप्लोर करना शुरू किया, कुछ मुनाफा भी कमाया, कुछ धक्के भी खाए, क्योंकि हमने पिछले 5 साल में बहुत उतार चढ़ाव बाजार में देखे हैं। सर, क्या पहला मंत्र आप एक नए निवेशक को देंगे इस बाजार में? देखिए, जो पहला मंत्र मैं बोलना चाहता हूँ वो इन्वेस्टिंग का सबसे पुराना मंत्र है। जो साइंटिस्ट है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि कंपाउंडिंग इज द एट्थ मिरेकल ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पावरफुल चीज जो इन्वेस्टिंग में है, जो लोगों को बहुत सालों में समझने में लगता है, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एंड एक यंग इन्वेस्टर जेंजी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उनके पास टाइम है, एंड टाइम इज द बिगेस्ट source of compounding. So I think the most important thing is start your compounding journey early. जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उस रेस में, आप बहुत जल्दी आगे भागेंगे। जैसे आपने देखा होगा 100 मीटर्स की रेस के अंदर में अलग अलग लोगों को पीछे पीछे से वो सर्कल में रेस होती है, तो उनको अलग अलग डिस्टेंस से दौड़ना पड़ता है जब लॉन्ग रनिंग होती है। इसमें एडवांटेज है कि आपको सबको सेम दूरी दौड़नी है, बट आप जल्दी दौड़ना चालू कर रहे हो। सो दैट इज द बिगेस्ट पावर Gen Z हैज, द यूजिंग द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन देयर फेवर। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो आठवां अजूबा जिसे कहा जाता है, रमेश सर ने बताया भी। समय का एडवांटेज आपके पास है, इसलिए जितना जल्दी हो उस निवेश से आप फायदा उठाएं। ये एक बहुत बड़ा वरदान है जो जेनजी को मिला है, और हमने देखा भी है, जो हमने डेटा भी शुरुआत में दिखाया था, कि वाकई इक्विटी मार्केट में जो नए निवेशक हैं, वो यंग इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा शामिल हो रहे हैं। तो पंकज जी, ऐसे में जब हम एक न्यू जनरेशन को देखते हैं, हम लगातार पहले भी शोज़ में आपसे भी चर्चा करते आ रहे हैं कि जो न्यू जनरेशन है उनका एक फंडा रहता है कि यू लिव ओनली वंस, योलो जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो आप अपने सारे जो शौक है वो पूरा कर लेना चाहते हैं, नया फ़ोन भी ख़रीदना है, वेकेशन पर भी जाना है, अपने शौक पूरे करने हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बहुत ज़्यादा सजग हैं। तो ऐसे में बजट भी कंट्रोल में रहे और निवेश भी बना रहे, उसके लिए क्या मंत्र जेनजी के लिए रहेगा? बिल्कुल देखिए, बहुत ज़रूरी है जो आपने कहा कि ज़िंदगी एक बार मिलती है तो एन्जॉय तो करना चाहिए। लेकिन लाइफ़ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है कि आप प्रेज़ेंट भी अच्छा हो और फ्यूचर की भी प्लानिंग सही से हो। लेकिन मैं एक बात पहले और ऐड करूँगा, जो भी रमेश सर ने कहा कि जो जेन ज़ी है उनके पास समय है। तो यदि आप कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाते हैं लॉन्ग टर्म में, तो वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें एक बात पहले मैं ऐड करूँगा कि जैसे लंबा तो समय है ही है, और उस लंबे समय में एक बात की और उम्मीद है कि आपकी जो इनकम है वो भी बढ़ती रहेगी। तो स्वाति जी, एक बात मैं सिंपल कैलकुलेशन बताना चाहूँगा कि यदि 12% के सीएजीआर पर हम कैलकुलेट करें और कोई यंग पर्सन 10,000 की एसआईपी करे 20 ईयर, तो 1 करोड़ रुपया बनता है। लेकिन 10% से स्टेप अप कर देते हैं तो वहीं पर आपका 2 करोड़ बन जाता है। और यदि 30 साल की बात हो तो 30 साल में 12% के हिसाब से 10,000 की एसआईपी से आप 3 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं, और 10% से स्टेप अप करेंगे तो आप 8 करोड़ रुपया लगभग इकट्ठा कर सकते हैं। तो देखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट कितना है लॉन्ग टर्म में, और साथ में यदि आप उसे इनकम को बढ़ाते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहते हैं, जो लंबे समय में मुमकिन है, तो आप और भी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि लंबे समय में आप इस पर ध्यान दीजिए, और जो आपने कहा कि अ, खर्च करना है, बिल्कुल देखिए अपने पैसे को काम पर लगाएँगे। क्या होता है, कई बार आप सेव तो कर लेते हैं, लेकिन जब इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर नहीं सोचते कि पैसा किस हिसाब से बढ़ेगा। तो यदि आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, आपका पैसा जो महँगाई दर है, उतना या उससे भी कम अर्न कर रहा है, तो फिर मुश्किल होगा। या तो आप प्रेज़ेंट ही जी पाएँगे अच्छे से, या फिर भविष्य के लिए बनाएँगे तो अभी पैसा नहीं बचेगा। लेकिन यदि कमा रहे हैं, उसको आप सही तरीके से
काम पर लगा देंगे, वो पैसा आपके लिए पैसा कमाएगा। जो मैंने बताया अभी कि किस तरह से लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, तो आपका प्रेजेंट भी अच्छा होगा, फ्यूचर भी अच्छा होगा। आपको सही एसेट क्लास और सही स्कीम का चुनाव करना है। सही एसेट क्लास और सही जगह इन्वेस्ट करके आप डेफिनेटली बजट भी बना सकते हैं और अपने खर्च पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन रमेश सर, इस इन्फ्लेशन जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है उसका क्या करें? अब ये इसी बात से जुड़ी हुई बात है कि आपके जो लाइफस्टाइल खर्चे हैं वो दिन भर दिन साल भर साल बढ़ते जा रहे हैं और आगे आने वाली जो जनरेशन के लिए है वो ये बर्डन शायद और भी ज़्यादा है। हम तो बढ़ती हुई महंगाई भी देख रहे हैं। तो इससे अगर पार पाना है, क्योंकि हम कहते हैं कि आपके पास आप वो खर्च कीजिए जो आप ऑलरेडी पहले आप सेव कर लो, फिर इन्वेस्ट करो, फिर खर्च कर लो। कहीं ये मामला उल्टा ना पड़ जाए, उसके लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट का रूल एक जेनजी के लिए क्या रहे? ये देखिए, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन हर जगह प्रॉब्लम है, राइट? क्लियर प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका एक सिंपल प्रॉब्लम है कि हम किसकी संगति में रहते हैं। ये एक सोशल फैक्टर है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, क्योंकि हम मानते हैं कि हमें किसी की बराबरी करनी है, ताकि कोई किसी ने नया आईफोन लिया तो हमें भी, फिर नया आईफोन आया तो हमें भी अपग्रेड करना है, नई गाड़ी आई तो हमें भी अपग्रेड करना है। तो आई थिंक इट इज अ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इज अ बिहेवियरल प्रॉब्लम। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, देखो इस इंडिया में क्या है, एट दिस एज जब लोग स्टार्ट कर रहे हैं जेंजी, उनकी इनकम में बहुत वृद्धि होगी, ग्रोथ होगा। आप एक कमिट करिए कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ सेविंग जो आपकी इनकम है वो आप सेव करेंगे। मे बी इट इज 20%, बाकी खर्चा करिए, बट वो 20% फर्स्ट आपके, जिस तरह इनकम टैक्स आपकी सैलरी से कटता है वैसे आपका वो पैसा कट करके वो इन्वेस्ट होना चाहिए। दैट इज द ओनली वे टू मैनेज, क्योंकि आपके यदि बैंक अकाउंट में पैसा रहा तो शायद खर्च हो जाए। सेविंग ने मतलब सेविंग को लोन ईएमआई की तरह मानना है। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने सर कि अगर पैसा हाथ में रहा, आसपास रहा, तो वो हाथ से निकल ही जाता है। कहीं सही जगह पर अगर आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया तो कम से कम उस पैसा से पैसा तो बनेगा। तो यही बात है सर, जब हम पंकज सर, जब हम बात करते हैं कि पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, आपने भी इसका जिक्र किया, कहीं सही जगह पर आपने लगाया नहीं है, तो एक लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, उस पैसे से पैसा बनाने का सही तरीका क्या है? अभी तो हम आजकल देख रहे हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। क्या एक नया निवेशक इस बाजार में अभी इस टाइम पर पैसे लगाए जब बाजार में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है? बिल्कुल स्वाति जी, अगर हम बात करें वेल्थ क्रिएशन की, तो हम जानते हैं कि हालांकि एसेट क्लासेस है, चॉइस है आपके पास में। आप डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हो या बॉन्ड्स हो, आप निवेश कर सकते हैं, आप गोल्ड में भी कर सकते हैं। अगर ज्यादा पैसा है तो रियल एस्टेट में भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि इक्विटी वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे सही चीज है। लॉन्ग टर्म में आप अगर वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो बिल्कुल इक्विटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव की संभावना बिल्कुल रहती है इक्विटी में। लेकिन यदि आपने अपने गोल्स तय कर लिए कि शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसा है मेरा, कंटिजेंसी के लिए पैसा है, वो मैं अलग से रखूंगा, लेकिन जो मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है, क्योंकि हम जब बात करें जेनजी की, तो यहाँ पर एक बात तो है कि सबको जल्दी रिटायर होना है, जल्दी वेल्थ क्रिएट करनी है, लग्जरी लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो ऐसे में यदि आप एडिशन पर ध्यान देते हैं तो इक्विटी एक बहुत सही एसेट क्लास है। अब आपने जो कहा कि मार्केट वॉलेटाइल है, अगर हम इक्विटी की बात करें तो वो नेचर है, वो मतलब उसको आप बदल नहीं सकते। वो नेचर है इक्विटी का कि उसको उतार चढ़ाव रहेगा। कारण अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग समय पर मार्केट में हर 3-4 साल में, 4-5 साल में आप गिरावट देखेंगे। लेकिन क्या है कि यदि आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो जब मार्केट नीचे आता है तो आपको म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यूनिट ज्यादा मिल जाती है, शेयर्स की बात करें तो उसी पैसे में ज्यादा शेयर्स मिल जाते हैं। जब ग्रोथ होती है तो प्राइस बढ़ जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो मार्केट नीचे हो या ऊपर हो, यदि आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। और दूसरी बात क्या होती है, बात करें सिर्फ कि आप बॉन्ड्स या फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कीजिए, तो क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। स्वाति जी देखें, अगर 1 करोड़ की हम आज बात करें, 6% की महंगाई दर की हो, तो 25 साल के बाद उसकी वैल्यू करीब 23 लाख के आसपास रह जाएगी। तो इसके लिए यदि आपको 1 करोड़ का टारगेट है ना आज, तो आपको 25 साल में 4 करोड़ का टारगेट रखना पड़ेगा। तो इसके लिए इक्विटी में वॉलेटिलिटी है, लेकिन अगर आप यंग हैं तो उतार चढ़ाव से नहीं घबराना है।
और आपको डिसिप्लिन तरीके से एसआईपी के जरिए लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म में एसआईपी के ज़रिए इक्विटी में निवेश करने का ये मंत्र है, जो वेल्थ क्रिएशन की तरफ आपको आगे बढ़ाएगा। अगर आप एक नए निवेशक हैं, तो आपके लिए ये जो रूल और फॉर्मूला है और भी ज़्यादा सटीक बैठता है। एक छोटा-सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपने दोनों एक्सपर्ट से चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। बने रहिए हमारे साथ। तो आज हम खास तौर पर बात कर रहे हैं जेनजी के लिए निवेश के मंत्रों की, वेल्थ क्रिएशन के हम टिप्स समझ रहे हैं। व्हाइट ओक कैपिटल के सीईओ रमेश मंत्री हमारे साथ है। ऑप्टिमा मनी से पंकज मटपाल से हम ये स्पेशल वेल्थ क्रिएशन के टिप्स समझ रहे हैं। रमेश सर, अब ज़रा आप जेनजी के लिए या नए निवेशक जो हैं उनके लिए ज़रा बताइए सर, अभी कहाँ निवेश से पैसा बनेगा या वेल्थ क्रिएट होगी? हम देख रहे हैं कि डेफिनेटली मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी ज़रूर है, पर क्या कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं या सेक्टर्स हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा होगा? जैसे हमने देखा हाइब्रिड फंड में काफ़ी ज़्यादा पैसा आ रहा है, या मल्टी एसेट एलोकेशन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं क्योंकि उसमें एक डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छी है। तो ऐसे कुछ डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में पैसे डालने सही है, या फिर प्लेन वनीला एक लार्ज कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप एक नए निवेशक के लिए सही रहेगा? देखिए, सबसे पहले एडवांटेज जेंजी का है ना कि उनके पास टाइम है। और इक्विटी मार्केट है ना, जिसके पास टाइम होता है उसका दोस्त होता है। मतलब ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स टाइम के साथ वर्क करती है। तो यदि बिकॉज आप यंग इन्वेस्टर हो, यू कैन क्लियरली टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू, एंड सो इक्विटी इज द ऑप्शन टुडे फॉर यू, द बेस्ट ऑप्शन फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जहां तक बाजार की वॉलेटिलिटी की बात है, बाजार की वॉलेटिलिटी हमेशा रहती है। हमेशा एक कारण होता है कि बाजार में इन्वेस्ट नहीं करना है। यदि आप इंडिया के लास्ट 40 ईयर की हिस्ट्री देखें, जब इक्विटी मार्केट्स हैव डन वेरी वेल, इतनी गॉड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही है, जियो पोलिटिकल अनसर्टेनिटी रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस रही है, मार्केट क्रैशेस रहे हैं, कमोडिटी इन्फ्लेशन रहा, इतनी प्रॉब्लम्स रहे हैं, yet equity has been the best performing asset class. So clearly equity is the best option for a long term investor or a young investor. Number two, यदि आपको एक सिंगल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है तो बेस्ट ऑप्शन हमेशा फ्लेक्सी कैप होता है, क्योंकि वो फंड मैनेजर को फ्रीडम देता है कि उसको कहाँ लार्ज कैप में आज अट्रैक्टिव लग रहा है या स्मॉल कैप अट्रैक्टिव लगता है। वो अपना एसेट एलोकेशन फंड मैनेजर चेंज कर सकता है कि मार्केट ऑफ कहाँ अपॉर्चुनिटी है। तो सिंगल बेस्ट प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सी कैप। तो वेल्थ क्रिएशन आप फ्लेक्सी कैप फंड से बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं, जिसमें आपके पास लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो आप एज अ न्यू इन्वेस्टर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, और आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐसे फंड शामिल भी करने चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट की तो बात चल रही है यहाँ पर पंकज सर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप को रिस्क से फ्री भी रखना। अब हम ये भी रिपोर्ट पढ़ते हैं कि आधे से ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोन पर अपने शौक पूरे कर रहे हैं। इन्वेस्ट तो हो रहा है, लेकिन कर्ज भी बढ़ रहा है। तो एक गुड लोन और एक बैड लोन का अंतर समझाना एक नए निवेशक को बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये अंतर को कैसे समझे एक नया निवेशक? बिल्कुल, देखिए, अगर आप कोई डेप्रिसिएबल असेट के लिए लोन ले रहे हैं, तो वो बैड लोन है। अगर वो एप्रिसिएबल असेट है, तो फिर सही है। यानी कि आप घूमने जाते हैं, उस लोन लेते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं बढ़ने वाली है फ्यूचर में, तो मेरे हिसाब से वो लोन सही नहीं होगा। या आपने किसी एक्सपेंसिव फ़ोन लेने के लिए लोन ले लिया, या फिर आपने गाड़ी के लिए लोन लिया, तो वो इससे आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही है, क्योंकि इनकी कीमत समय के साथ में कम होती जाती है। या हम वेकेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए खर्चा किया तो कंज्यूम हो गया। और उसके सामने यदि आप लोन लेके बिज़नेस कर रहे हैं, आप इवन घर लेने के लिए भी लोन ले रहे हैं, उसकी समय के साथ यदि वैल्यू बढ़ रही है, तो इस तरह का लोन अच्छा लोन है। तो पहली बात ये है कि प्लानिंग करें। आपको अच्छी कार भी लेनी है, आपको कोई भी शौक पूरे करने हैं, उसके लिए प्लानिंग करेंगे समय के साथ, तो आप अपने पैसे से वेल्थ क्रिएट करके भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि यदि लोन लेना भी पड़े आपको ज़रूरी हो, तभी आप उतना ही लोन लें जितना कि आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है, लोन लेना भी गलत नहीं होता है, बस समय पर उसको नहीं चुका पाना, या फिर आप महँगे लोन ले लेना जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, उससे आपकी जो वेल्थ क्रिएशन की प्लानिंग है, वो रुक जाती है। तो इसके लिए पहली बात तो ज़रूरत के लिए लोन लेना सही है, शौक के लिए लोन नहीं लेना है। और जब लोन लेना है, तब आप देखें कि जो सस्ते में आपको लोन मिल रहा हो, और तभी आपको उसके बारे में सोचना चाहिए, जहाँ आप लिवरेजिंग कर सकें उसको। अदरवाइज़ हर चीज़ के लिए लोन ले लेना क्योंकि ईज़िली अवेलेबल है,
वो सही नहीं होगा। एब्सोल्युटली। रमेश सर, मैं थोड़ा सा आपसे इस लेवल पर एक मेरे ख्याल से बिहेवियरल लेवल पर एक बात जानना चाहती हूँ कि अभी जो एक न्यू जनरेशन है उनके लिए अपने फाइनेंसेस के साथ साथ एक तो अपने पर काम करना, अपने फाइनेंशियल बिहेवियर पर काम करना, अपने फाइनेंशियल स्किल पर काम करना, फाइनेंशियल लिटरेसी पर काम करना कितना ज़रूरी है सर? क्योंकि जब हमारे ये बुनियाद ठोस होगी तो डेफिनेटली हम एक सफल इन्वेस्टर भी बनेंगे। तो आपका ऐसे नए निवेशक के लिए क्या मंत्र रहेगा? देखिए, क्या है ना कि यदि हम जिंदगी में ना दो चीजें हमारी लाइफ में हमारी हैप्पीनेस को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है। फर्स्ट है हमारी हेल्थ, सेकंड है फाइनेंशियल वेलबींग। अनफॉर्चुनेटली अपना जो सारा एजुकेशन सिस्टम है ना, इन दोनों पे ही फोकस नहीं करता है। आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में सिखा दिया जाता है, आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखा दी जाती है, बट ना आपको हेल्थ के बारे में अच्छा ज्ञान मिलता है और ना फाइनेंशियल वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में। तो एक्चुअली दोनों चीजों पे अपनी लाइफ में ना, एटलीस्ट मेरे हिसाब से एवरीबडी शुड गिव 2 आवर्स अ मंथ। सिर्फ 2 घंटा आप इन्वेस्ट करिए अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट बनाने के लिए। एकदम बेसिक्स समझिए, सेविंग्स के, बजटिंग के और इन्वेस्टिंग की। ये बहुत क्रिटिकल है क्योंकि इसका आपकी लाइफ लॉन्ग ये जो एजुकेशन है ना, इसका चाहे आप कुछ भी करते हो, आप चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, खुद का बिजनेस करते हो, जो भी काम करते हो, आपको इस स्किल का बहुत वैल्यू लाइफ लॉन्ग मिलने वाला है और जितना आप जल्दी करोगे उतना जल्दी फायदा होगा। बिल्कुल। तो जैसा आप रमेश सर भी कह रहे हैं, निवेश से पहले पैसों की समझ होना बेहद ज़रूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस समझे और उसके बाद एक सफल निवेशक बने। हमने काफ़ी टिप्स समझे, काफ़ी मंत्र समझे आज एक नए निवेशक के लिए। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी रमेश सर आपका और पंकज सर आपका भी, हमारे साथ आज आप मनी गुरु के इस खास एपिसोड में शामिल हुए। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक भी यहाँ पर लेते हैं। देखते रहिए जी बिजनेस।